गौरवशाली भारत रैली में उमड़ी हजारों की भीड़। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से जहां 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हर जगह जाकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, जबकि नफरत कहीं भी नहीं है। ये उनकी हताशा और निराशा है जो इस तरह अनाप शनाप बोल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। आज न सेना के लिए सभी सामान तैयार किया, बल्कि हजारों करोड़ों रुपए का सामान एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा पंजाब की धरती देश की सेवा में भी आगे है और देश की रक्षा में भी हरियाणा की धरती से बहुत जवान है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में घोटालों पर घोटाले होते थे, लेकिन 9 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारी सरकार के दामन में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। वहीं हरियाणा को देश की मेडल की राजधानी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो उसके घर में उसका सफाया करके आते हैं। भारत अब कमजोर नहीं है। राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के चलते लोगों का राजनीति से विश्वास उठ गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनौती मानते हुए जनता में फिर से विश्वास कायम किया। हमने जो कहा करके दिखाया। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे अरसे बाद वो इस धरती पर आए हैं। जगाधरी में वे पहली बार आए हैं। वहीं सबसे पहले उन्होंने अम्बाला से सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया को याद किया और शब्दों से श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने कहा कि खुशी मिलती है हरियाणा पंजाब की धरती से देश की सीमाओं पर जवान देश की रक्षा के लिए जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा भारतीय खेलों की राजधानी है। मेडल लाने में देश में सबसे आगे हरियाणा है। सबसे पहले देश के लिए ओलंपिक में जो पदक आया वो कर्नम मलेश्वरी लाई, वो भी यमुनानगर से ताल्लुक रखती हैं। 2014 में पहले जनता ने हमें समर्थन दिया और 2019 में उससे भी ज्यादा सीटें देकर विश्वास जताया। देश में विश्वास है कि नरेंद्र मोदी गजब के इंसान है, वही देश के लिए काम कर रहे हैं। 9 सालों में जन सामान्य में नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास पक्का हो गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा वह करके दिखाया। उन्होंने कहा कि देश नहीं झुकने दूंगा, इस देश की मिट्टी को नहीं मिटने दूंगा और देश को ना ही झुकने दूंगा। जो कहा वह करके दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को उन्होंने बढ़ाया है। पहले जो भारत को गरीब देश समझते थे और हमारे देश की बातों को अनसुना करते थे, आज उसी देश की बात दुनिया कान खोल कर सुनती है। अर्थव्यवस्था के मामले में हमने बहुत तरक्की की है। आज दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। पहले कभी जब पाकिस्तान आंख दिखा देता और अब जब पाकिस्तान ने हमला किया तो 10 मिनट में नरेंद्र मोदी ने निर्णय लेकर पाकिस्तान की धरती के अंदर जाकर उनका सफाया किया। भारत ने दिखा दिया कि वह इस पार भी और सीमा पार भी दुश्मन का सफाया कर सकते हैं। भारत अब कमजोर भारत नहीं है। चाइना की सीमा में भी भारत ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाया। हमने जो भी जनता से वायदे किए वो पूरे किए। पूर्व की सरकारों में जो वायदे किए जाते थे वो पूरे नहीं किए जाते थे। हमने धारा 370 खत्म की। 1951 में हमने भारतीय जनसंघ के घोषणा पत्र में कहा था कि हम जब भी दोनों सदनों में बहुमत में आएंगे तो 370 खत्म करेंगे। हालांकि बार बार कहा जाता था कि चुनाव के समय में भाजपा को 370 याद आती है, लेकिन हम अपने वचन के प्रति पक्के थे। जैसे ही दोनों सदनों में हमारा बहुमत आया, हमने चुटकी बजाकर 370 समाप्त कर दी। पुरानी विरासत को भी भव्य रूप दिया। आज राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और 24 जनवरी 2024 को सभी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। महाकाल, उज्जैन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ सभी का स्वरूप बदला। पहले की राजनीति के चलते नेताओं की कथनी और करने के कारण लोगों का विश्वास राजनीति से खत्म हो गया था, लेकिन भाजपा ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा जो हम कहेंगे वही करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भ्रष्टाचार को कम करने में कामयाबी हासिल की। पहले बड़े बड़े घोटाले हुआ करते थे। घोटालों की सरकारें चलती थी, मंत्री जेल जाते थे, लेकिन 9 साल में मोदी सरकार के दामन में कोई भी दाग नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने खुद माना था कि भ्रष्टाचार के ये हालात थे कि 100 पैसे अगर दिल्ली से भेजे जाते तो 15 पैसे ही आगे पहुंच पाते थे। 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन आज जब से सिस्टम बदला है, अगर जो पैसे चलते हैं तो वही पैसे जनता की जेब में आते हैं। भाषण देकर बदलाव नहीं, सिस्टम को बदलकर बदलाव किया है। कोरोना काल में भी जब बड़े बड़े देश हार गए थे, लेकिन भारत में वैक्सीन बनाई गई और करीब 100 देशों को वैक्सीन दी गई। हमने पूरी दुनिया की चिंता की। पूरी ताकत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की पीड़ा को नरेंद्र मोदी ने समझा है। पहले महिलाओं को बड़े बड़े मटके लेकर 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन आज हर घर से नल से जल दिया जा रहा है। महिलाओं को पीड़ा को समझा और उस पर काम किया। शौच के लिए महिलाओं को रात का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन प्रभावी तरीके से कल्पना से परे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सोचा और आज सोच के साथ बड़ा बदलाव किया और घर घर शौचालय बनवाए।
भाइयों, इस धरती के करिश्मे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। खेलों के मामले में भी हरियाणा ने सदैव भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक मेडल देने वाला यदि कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है हरियाणा है। और जहां तक मुझे याद है, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, तो भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाली जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, बताया जाता है कि उनकी भी यमुना नगर यह कर्मभूमि रही है। खेलों में सर्वाधिक पदक यानी मेडल जीतने के कारण ही हरियाणा के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय खेलों की राजधानी है। मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस देश को नहीं मिटने दूंगा, इस देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। और वह करके उन्होंने, मोदी जी ने दिखा दिया मेरे बहनों भाइयों। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इससे भी आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। पहले बहनों भाइयों, दुनिया के मंचों पर भारत कोई बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत तो एक कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन आज यदि दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत दुनिया में भारत की बनी है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे। बहनों भाइयों, 10 मिनट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखो ही आपको बात बता रहा हूं। और उसके बाद हमारे देश के सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। और उस कार्रवाई से हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत इस पार से भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी जाकर भारत मार सकता है। जनता से वादे बहुत सारे किए जाते थे, लेकिन अपने वादों को राजनीतिक पार्टियां पूरी नहीं करती थी, उसकी चिंता नहीं करती थी। हमने जो कहा सो किया। अनिल विज जी आपको याद दिला रहे थे धारा 370 की, जम्मू कश्मीर की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं 1951 उस समय जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन बन जाएगी और हमको दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिल जाएगा तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है अन्य राज्यों की अपेक्षा, हम उस विशेष दर्जा को यानी धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और जब जब चुनाव होता था तब हम अपने घोषणा पत्रों में उसे शामिल करते थे। लोग ये कहते थे कि ये जनसंघ वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। जब चुनाव आता है तब इनको धारा 370 की याद आ जाती है। लेकिन बहनों भाइयों, हमको दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में वो बहुमत नहीं मिला था, इसलिए हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता अपने वचन के प्रति बनी हुई थी। आपने देखा कि वह क्षण आ गया जब संसद के दोनों सदनों में हमको लगा कि अब हमारा बहुमत है, तो बहनों भाइयों हमने क्षण भर की देर नहीं लगाई। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसको चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया बहनों भाइयों। और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जो भी कहा था, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम लोगों ने पूरा नहीं किया। यहां तक अपनी पुरानी विरासत पर गर्व करने की बात है। अपनी पुरानी विरासतें जो स्थान स्थान पर जो पड़ी हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी यदि किसी सरकार ने इसे हिंदुस्तान में किया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया। याद दिला रहे थे विज जी राम मंदिर का। मुझे याद है 1984 में जब हम लोगों ने घोषणा पत्र अपना तैयार किया, तो उस घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार यदि बन जाएगी, बहुमत यदि हमको मिल गया, तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। 84 के बाद लगातार हर 5 साल पर जनता कहती थी, भाई आपने कहा था, कब करेंगे आप लोग? इसको घोषणा पत्र में कहना अब बंद कर दिए। लेकिन बहनों भाइयों, देखा आपने कि वह दिन आ गया। क्या आज
आप जाकर अयोध्या की धरती पर देख सकते हैं, वहां पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है बहनों भाइयों, और 24 जनवरी के बाद जाकर अपना शीश झुकाकर आप रामलला का दर्शन कर सकते हैं। हो रहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, उसके एक नेता हैं, वो नेताजी जहां भी जाते हैं तो कहते हैं यहां नफरत की बाजार है, नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां आपके हरियाणा में कहीं नफरत की बाजार है? आप बतलाइए, नफरत की बाजार है कहीं? यहां आवाज देकर बतलाइए, नफरत की बाजार है कि नहीं? हाथ मत हिलाइए, तब तो यहां उनकी मोहब्बत की दुकान नहीं लगने पाएगी ना। क्या बात है? मोहब्बत यदि किसी के दिल में है तो केवल उन्हीं के दिल में है, और फिर हिंदुस्तान में और किसी के दिल में नहीं है। कहां नफरत है? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाते सिर्फ समय यह देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है? क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है? क्या किसी के साथ कोई भेदभाव किया है? किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सहायता देते समय क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है? लेकिन अनावश्यक देश की जनता को गुमराह करने के लिए अनाप शनाप की इस प्रकार की बातें हताशा निराशा में उन लोगों के द्वारा बहनों भाइयों बोली जाती हैं। इसलिए आपको फैसला करना है। अभी हमारे बीच जी कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री की भाषा कह सकता हूं, कल भी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, जितनी सब्सिडी हम लोग आज दे रहे हैं उतनी सब्सिडी शायद दूसरी सरकार रहती तो खाद पर भी उतनी सब्सिडी देने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन हम लोग अपनी सब्सिडी देने मुहैया कराने का भी काम कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस हरियाणा में मुझे बतलाया गया कि 14 फसलों की दी जा रही है, 14 फसलों की। और बहनों भाइयों, लगातार हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं, लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं। और जितनी खेती में लागत लगती है, कोशिश यही हम लोगों की रही है कि लागत का कम से कम 1.5 गुना हमारे किसानों को प्राप्त होना चाहिए। इसी सोच के आधार पर ही हम लोग जब भी एमएसपी निर्धारित करते हैं तो इस बात का बराबर हम लोग ध्यान रखते हैं, और हम लोगों ने एमएसपी बढ़ाई है। सिंचाई अधिक से अधिक खेतों की हो सके, इसके लिए भी कई योजनाएं हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।